पाकिस्तान में हर शख्स मुतनाज़ा हो सकता है, लेकिन एक शख्स ऐसा था जिस पर पूरा मुल्क मुत्तफिक था। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा उसे अपना मौसम समझता था, और वो शख्स था डॉक्टर अब्दुल कदीर। डॉक्टर साहब 10 अक्टूबर को इंतकाल फरमा गए। इनकी रहलत ने पूरे मुल्क को सोगवार कर दिया, और यह सोगवारी होनी भी चाहिए थी, क्योंकि डॉक्टर साहब वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान जैसे ऐसे गरीब मुल्क को एटमी पावर बना दिया जो आज भी सुई और अच्छी कैंची नहीं बना सकता। डॉक्टर साहब सिर्फ पाकिस्तान के मौसम नहीं थे, बल्कि पूरा आलम इस्लाम इनका कर्जदार है। ये ना होते तो 58 इस्लामी मुल्कों में से कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत बनने का ख्वाब तक ना देख सकता। मैंने 28 मई 2013 को इनका एक प्रोफाइल इंटरव्यू किया था। मैंने इस इंटरव्यू में वो सारे सवाल पूछे थे जो लोग उनसे पूछना चाहते थे। हम आज तारीख को ताजा करने के लिए वो इंटरव्यू एक बार फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप ये मुलाहिजा कीजिए और ये फैसला कीजिए कि वो शख्स कितना बड़ा है। मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूं आज के दिन के हवाले से कि आपने कैसे एटम बम बनाया और किस तरह इस मुल्क को एक प्राइड और एक फजीलत आपने अनायत की। ये तो अल्लाह ताला की तरफ से पहले से ये रास्ता तय कर लिया गया था, फिक्स कर लिया गया था। मुझे तो उसके ऊपर बिठा दिया गया, तुम चलते रहो, और उसकी रहनुमाई शामिल हाल रही। जब हिंदुस्तान ने 74 में 18 मई 74 को एटमी धमाके किए, तो मैंने भुट्टो साहब को खत लिखा और मैंने कहा आप खुद इस बारे में बातचीत करते रहे हैं और आपने देखा है कि हिंदुस्तान ने एटमी धमाका कर लिया, दुनिया ने कोई उस पर तवज्जो नहीं दी, तो अब पाकिस्तान के दिन गिने जा सकते हैं। अगर हमने मैचिंग रिस्पांस ना दी तो आपकी गूज कुक हो जाएगी। जिस तरह फौजी कहते हैं ना, जनरल ज़िया कहते थे कि योर गूज इज कुक्ड, ठीक, तो वो हो जाएगी। तो आप अगर एक लिए, तो मैं इस फील्ड में मुझे काफ़ी तजुर्बा है, मैं मदद कर सकता हूँ। उन्होंने फौरी मुझे बुला भेजा। हम छुट्टी पर आए थे, बेगम में और 2 छोटी बच्चियाँ। हमारे पास तो सूटकेस में सिर्फ कपड़े थे। यहाँ वो जो कहानी उड़ाते हैं कि जी कागजात ले आए और सीक्रेट चीज़ें ले आए, ये करा, ये चोरी करके ले आए, वो सब बकवास है। कोई आदमी छुट्टी पे जाता है तो ये कागजात लेकर जाता है और सूटकेस में, जबकि आप वहाँ से उनके कस्टम से एयरपोर्ट सब जाते हैं, तो इसकी भी कोई चीज़ है। भुट्टो साहब ने कहा, मैंने बेगम से बात की, उसने कहा कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम यहाँ रहने से मुल्क की खिदमत कर सकते हो तो हम रुक जाते हैं, मैं रुकने को तैयार हूँ। और आपकी बेगम का ताल्लुक हालैंड के साथ? हालैंड से था जी। तो फिर हम रुक गए। शुरू में 6 महीने तक मैं एडवाइजर था टाउन कमीशन का, मैंने वहाँ काम किया, लेकिन काम बिल्कुल हो ही नहीं सकता था। वो इस कदर ब्यूरोक्रेसी थी, रूल्स रेगुलेशन, और फिर नाहे लोग भी थे। तो मैंने फिर भुट्टो साहब से कहा जी कि या तो आप मुझे ये काम अलहदा करने दें या मैं वापस चले जाता हूँ। तो भुट्टो साहब ने फौरी विदिन 2 डेज इस प्रोजेक्ट को अलहदा कर दिया, एक बोर्ड बना दिया, उसमें गुलाम साहब, एजीएम काजी और आगा शाही साहब थे, ठीक, और इस तरह कबूटे की बुनियाद डाली गई। तो आपने शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट की इस प्रोजेक्ट पे, कितने पैसे लगे थे? बहुत कम पैसा। ये जो लोग बातें करते हैं ना, यकीन कीजिए कि जितने पैसे ये पुल बनाने में, सड़क बनाने में चोरी कर लेते हैं, उससे भी कम हमारा सालाना बजट था। हमारा सालाना बजट शुरू में $15 मिलियन था, जबकि $10 का डॉलर था, ठीक है, और बाद में वो बढ़ के आखिर वक्त में $25 मिलियन हो गए थे, जब महंगाई बढ़ गई और मैन पावर बढ़ गई और हमने बहुत कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर लोगों की तनख्वाहें, पूरा ट्रांसपोर्ट, यहाँ से कबूटा जाना और आना, बच्चों की उनकी तालीम, उन लोगों की मेडिकल केयर, हाउसिंग, ये वो सब चीज़ें थी जो हमने, और वहाँ फैसिलिटीज बनाना, फैक्ट्री बनाना और सामान खरीदना बाहर से, ये वो सब चीज़ें शामिल थी जो एक प्रोजेक्ट में होने चाहिए। ठीक, सालाना $25 मिलियन। $25 मिलियन। और कितने साल में आपने ये सारा प्रोजेक्ट मुकम्मल किया? 6-7 साल में हमने बना लिया था। यानी 83 में हम इस काबिल थे कि असेंबल कर सकते थे। 84 में जब मैंने कई तजुर्बे करके, कोल्ड टेस्ट करके कंफर्म कर लिया कि ये अब हम कर सकते हैं, तो मैंने जनरल ज़िया को खत लिख दिया। वो खत रिकॉर्ड पर मौजूद है। और 1984 में आपने हुकूमत को बता दिया कि हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, हम बन चुके हैं, इस वक्त चाहेंगे हम टेस्ट कर रहे हैं। 84 के अंदर मैंने उनको लिख कर दिया कि अगर आप कहें तो 1 हफ्ते के नोटिस पर हम एटमी धमाका कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि एक बहुत इल्जाम डॉक्टर साहब लगे आप पे कि जितने इक्विपमेंट से, जितने आलात थे वो बाहर से स्मगल हुए और गैर कानूनी चैनल से को इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद एक कहोटा में एटमी प्लांट बनाया हमने। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? नहीं, देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। बेचने वाले थे मगरबी ममालिक के लोग, वो खुद ही भेजते थे, खुद ही तरीक़ेकार बताते थे। वो कहते क्योंकि हुकूमत अब पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कर रही है, तो आप ऐसा कीजिए कि भाई दुबई मंगा लीजिए, या भाई आप कतर मंगा लीजिए, या बहरीन मंगा लीजिए। तो इस तरीके से हम इधर उधर से मंगाते थे। बहुत सी चीज़ें जो इतनी अहम नहीं थी वो डायरेक्ट भी मंगाते थे। सबके लिए बाकायदा लेटर ऑफ क्रेडिट खोले जाते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं की थी कि इसमें गलत किया, ये क्या होता है। अच्छा, वो कंपनी कौन सी थी जिनसे आपने ये सारे इक्विपमेंट लिए? जर्मन थी, ब्रिटिश थी, अमेरिकन थी? ये फील्ड लिमिटेड स्पेशलाइज फील्ड होती है, इसमें बहुत कम कंपनियाँ काम करती हैं। तो 1-2 जर्मन कंपनियाँ थी, 2 स्विस कंपनियाँ थी,
एक दो फ्रेंच कंपनीज थी, एक दो ब्रिटिश कंपनीज थी। तो जो सामान था ख़ास तौर से न्यूक्लियर रिलेटेड वो जर्मन और स्विस कंपनीज बनाती थी। और ये क्योंकि मैं अच्छे ओहदे पर था, इन तमाम कंपनियों के जो सीनियर लोग थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उनसे मेरे डायरेक्ट ताल्लुकात थे। तो वो जब मैं यहाँ आया तो वो ताल्लुकात बरकरार थे और हमारे एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग थी बहुत। वो मुझ पर ट्रस्ट करते थे। लेकिन कि अगर कोई पाकिस्तानी होता है ना, रत्ती बराबर भी काम नहीं कर सकता था, उनसे सामान भी नहीं ले सकता था, वो ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, शुरू में जो हमने यूरेनियम ली उसको एनरिच करने के लिए, वो कहाँ से खरीदी? बाहर से खरीदी गई थी या पाकिस्तान से निकाल ली? नहीं, एक तो ये कि यहाँ पे जब काम हो रहा था तो बहुत देर लग रही थी। उस वक्त हमने चाइना से 10 टन UF6 ली थी नेचुरल, ताकि कम से कम अपना काम शुरू हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ से पाकिस्तान से डेरा गाजी खान वगैरह से निकलने लगी, बगलचूर से, और फिर वहीं से UF6 बनने लगी, वो हम इस्तेमाल करने लगे। आज हम पाकिस्तानी यूरेनियम इस्तेमाल कर रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं? नहीं, पाकिस्तानी इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो हमारे लिए काफ़ी है? वो फिलहाल तो काफ़ी, वेपन्स के प्रोग्राम के लिए तो काफ़ी है। ठीक है। और अगर हम बिजली पैदा करना चाहें तो उसके लिए भी काफ़ी हो सकता है। देखिए, एनरिच यूरेनियम जो है ना, वो तो सिर्फ 3% चाहिए आपको रिएक्टर के इस्तेमाल के लिए, फ्यूल बनाने के लिए। और वो तो हमारे लिए बिल्कुल हाथ का ऐसा खेल है चुटकी बजाने का। हम तो 90% एनरिच करते हैं, 95% एनरिच करते हैं। अच्छा, जितने साइंटिस्ट थे जिन्होंने मदद की आपकी सारे प्रोजेक्ट के दौरान, वो पाकिस्तानी थे? और यहीं से लिए आपने सारा टैलेंट? सब पाकिस्तानी, मैंने यहीं से भर्ती की है। ठीक है। दो तीन लोग थे पाकिस्तानी जो बाहर थे, उनको बुला लिया था, लेकिन वो न्यूक्लियर फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं था, अच्छे इंजीनियर थे, तो उनको बुला लिया था। तो आपने खुद ही ट्रेन किया सबको? जी हाँ, खुद ही ट्रेन। कितनी टीम थी डॉक्टर साहब आपके साथ उस वक्त? देखिए, बाद में तो जब पूरा प्लान बन गया, मिसाइलें बनने लगी, तो हमारे पास 10,000 की स्ट्रेंथ थी। लेकिन उसमें जूनियर स्टाफ बहुत होता है, उस सिक्योरिटी का बहुत बड़ा स्टाफ था। हमारे पास जो साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वगैरह थे, मेडिकल के सब, वो 2,000 थे टॉप के। और उसके अंदर जो कहिए साइंटिस्ट, इंजीनियर थे, वो तकरीबन 200 कह लीजिए, और जो PhD वगैरह थे वो होंगे 20 एक। तो यानी इतने कम लोगों से आपने तो बड़ा कमाल किया आपने। और हम लोगों की जो तनख्वाहें थी वो ये कि मुझे 3,000 रुपये मिलते थे, बहाना। जी हाँ। और इन लोगों को जब मैं आया तो 6 महीने के बाद पहली तनख्वाह 3,000 रुपये मिली। और जो दूसरे लोग थे उनको बेचारे वही 2,500 3,000 रुपये मिलते थे। मैंने कभी उनसे ज़्यादा तनख्वाह नहीं ली। मैंने इनकार कर दिया था साहब कि जी मैं इनसे कोई ज़्यादा तनख्वाह नहीं लूँगा। नहीं कोई मैंने फ़ायदा लिया, न कभी 1 गज ज़मीन ली, न कभी 1 रुपया एक्स्ट्रा लिया। ठीक। अच्छा, चाइनीज़ ने शुरू में हमारी हेल्प की और कहा जाता है कि पाकिस्तान ने बाद में चाइनीज़ की हेल्प की और दोनों मुल्कों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल किया। ये कहाँ तक दुरुस्त है ये बात? मगरबी मुल्क तो बहुत प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारे तो बहुत अच्छी दोस्ती, बड़े अच्छे दोस्त हैं। कुछ सामान वगैरह खरीदने में उन्होंने हमारी मदद की, कुछ सामान वो चाहते थे वो हमने खरीद के दे दिया। इस किस्म की जो कोऑपरेशन रही शुरू से पाकिस्तान की, जब से ताल्लुकात हुए, अगर उनको कोई चीज़ बाहर से नहीं मिलती थी तो पाकिस्तान के थ्रू मंगा लेते थे, अगर हमें ना मिलती थी तो हम उनके थ्रू मंगा लेते थे। ये इसलिए इनका ताल्लुक। अच्छा, इस बम के बारे में ये भी कहा जाता है कि चाइनीज़ मॉडल है, छोटा बम है, जो यूरोप का या दूसरे बम्स हैं उसका साइज़ बड़ा होता है। ये क्योंकि फुटबॉल साइज़ का है, ये छोटे साइज़ का है, तो ये हमने चाइनीज़ से मदद ली और ये चाइनीज़ मॉडल इस बम को कहा जाता है। हर चीज़ की होता है ना। पाकिस्तान तो ऐसा है कि इसके ऊपर कुछ भी काम करते, क्योंकि लोग यहाँ देखते हैं कि सड़कें टूटी हुई हैं, खोता गाड़ियाँ टूटी फूटी हुई हैं, सुई नहीं बना सकते, तो ये कैसे बना सकते हैं? तो कहीं ना कहीं से कहते को बना लिया। पहले तो ये मजाक उड़ाते थे, जब इन लोगों को पता लगा, देखिए इनकी जो वो थी ना खुशफहमी, उसी ने इनको मरवाया। ये सोचते थे कि पाकिस्तान जो सुई नहीं बना सकता, ये एटम बम कैसे बनाएगा? तो उन्होंने खूब खोल के सामान बेचा और उनको लोगों ने ये कहा कि सामान जा रहा है, ये बक्सों में ही पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, ये इसको खोल भी नहीं सकते, इसको ऑपरेट भी नहीं कर सकते। ये इनकी खुशफहमी थी जिसने इनको मारा। अपनी तरफ से लूटते रहे आपको? लूटते रहे, और कम पैसे कमा रहे हैं, बाद में पता चला कि लूट गए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो वो बड़ा मुतनाज़ रहा, बहुत अरसे तक मुतनाज़ रहा, और यूरोपियन ऐसा लगता है कि वो दूरबीन लगा के पाकिस्तान के ऊपर बैठे हुए, जो आपकी मूवमेंट्स होती थी उसको मॉनिटर किया जाता था, रिकॉर्ड रखा जाता था। बाद में आपके ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगा कि आपने कुछ और मुल्क, जिसमें लीबिया का हवाला दिया गया, बाद में सद्दाम हुसैन इराक का दिया गया, ईरान के बारे में कहा गया है कि आपने जो न्यूक्लियर साइंस है आपने उनको स्मगल किया, उनको दिया, उनको सपोर्ट किया। ये इल्ज़ाम किस हद तक दुरुस्त है? हाथ लगे कि आपने टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट की, स्मगल करवाई गई, दूसरे मुल्कों को दी गई, कि किस हद तक दुरुस्त है ये बात? देखिए, जो प्रोपेगेंडा जब हो ना, और हम तो मुसलमान ऐसे हैं कि हर शख्स हमारे को डंडा मारता है। वो जो कहावत है ना कि whoever wants to beat a dog can always find a stick, तो ये वो बर्दाश्त ही नहीं कर सके आज तक, वो क़यामत तक कि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क हो के, बैकवर्ड मुल्क हो के न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, और आज तक वो सवाल नहीं कर सके, और रोज़ नए इल्ज़ामात लगाते हैं। ये जो ममालिक हैं जो खरीदना चाह रहे थे, हमारा सिर्फ इतना ही था
कि जब उन्होंने इंटरेस्ट शो किया, हमने कहा कि ये सप्लायर्स हैं, ये जर्मन और स्विस है, ये आप इनसे खरीदिए। पाकिस्तान तो नहीं बनाता था वो सामान जो इनको एक्सपोर्ट करता, तो आप उनसे खरीदिए, और उन्होंने उन्हीं से वो सामान खरीदा। तो उसमें ये हुआ कि जी क्योंकि हमने उनको मशवरा दिया था, तो हम जो है वो मुलजिम करार पाए कि आपने सही मशवरा क्यों दिया। आपने कोई तैयार प्लांट किसी मुल्क को नहीं दिया? नहीं सर, हमने तो खुद वहाँ से मंगाए थे प्लांट। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि 1984 में आपने एटम बम बना लिया और हम इस काबिल हो गए कि हम एटमी धमाका कर सकते थे, और एक हफ्ते के नोटिस पर हम दुनिया को ये साबित कर सकते थे कि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। लेकिन हमने इतनी ताखीर क्यों कर दी? 1998 तक का सफर और 1984 से लेकर 1998 तक कितने साल बन जाते हैं? देखिए क्यों इंतजार करते हैं? देखिए 84 में जब मैंने खत लिखा जनरल ज़िया को, तो उधर त्रिफोली एक मीटिंग बुलाई गई। आप अगर वो डिसेप्शन अमेरिकन किताब लिखी है ना, बहुत मोटी किताब, उसमें जनरल आरिफ का इंटरव्यू है। उसने कहा कि जब हमें 10 दिसंबर 84 को डॉक्टर साहब को खत मिला तो इतना सरप्राइजिंग था कि हम यकीन नहीं कर सकते। यकीन है। तो उसमें ये था, तो अभी वो उसके बाद पूरी मीटिंग बुलाई गई, सब याकूब थे, गुलाम शाह साहब थे और लोग थे। तो काफ़ी सोच बूझ के बाद ये फैसला किया इन लोगों ने, हम तो नेचुरली हम तो चाहते थे कि आज कल की वजह आज ही हो जाए, कि इस वक्त अमेरिका हमारा साथ दे रहा है, अफगान वार हो रही है, और अगर हमने ये धमाके किया तो मगरबी ममालिक और अमेरिका में आवाम की जो है राय रिएक्शन हो जाए, हमारे खिलाफ हो जाए, शायद हमें एड ना दें। तो हमारे पास है तो हम क्यों करें, फिलहाल ये मौका आएगा तो करेंगे। अब जनरल ज़िया के इंतकाल के बाद बेनज़ीर आई, उन्होंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। कोई आपने बेनज़ीर साहब से कहा था कि आप? उनको पता था, सब पूरा ब्रीफ किया था। आपने ब्रीफ किया? गुलाम शाह साहब के दफ्तर में। अच्छा, इसके बाद मियाँ साहब आए, उनको भी पता था। आपने उनको भी बताया? ब्रीफ तो करते थे ना हमको। तो उसके बाद फिर बेनज़ीर आई, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भी आपने उनको कहा कि उनको भी कहा, मियाँ साहब आए, फिर भी नहीं। और मेरे ख्याल से होता भी नहीं, अगर हिंदुस्तान धमाका ना करता ना तो शायद हमारे लोग कभी नहीं करते हैं। अच्छा, एक क्यों इस किस्म का खौफ था ये कर देते धमाका? अगर हम न्यूक्लियर पावर हैं तो दुनिया को दिखाने में क्या हर्ज था, क्यों नहीं किया इन्होंने? नहीं, ये तो सियासतदानों की बुज़दिली कहिए ना, जब आपके पास क़ुव्वत हो तो दिखाना चाहिए, और अगर आप पहले ही दिखा देते तो आपकी का स्टेचर जो था वो बढ़ जाता और आपकी सेफ्टी हो जाती। मुल्क की भलाई के लिए सेफ्टी के लिए तो बहुत ज़रूरी था कि हम बताएं कि अब आप हमारे खिलाफ जाहिरियत नहीं कर सकते कि कोई दूसरा मुल्क। और दूसरा मुल्क से मतलब हमारा सिर्फ ये था कि हमारी जंग तो हिंदुस्तान से थी ना, दुश्मनी, उन्होंने हमारा मुल्क तोड़ा था। वही दावे करते हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे और खालिस्तान बना देंगे वगैरह वगैरह। तो करना चाहिए था, लेकिन सियासतदान जो हैं वो अपनी मसलियत देखते हैं, अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र में रहते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा माजी में जाए, 1990 से लेकर 1992 तक जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उसके बाद दूसरी हुकूमत जब 1997 में बनी और 1999 तक चली, इन दोनों हुकूमतों के दरमियान आपकी कभी मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और आपने मियां नवाज शरीफ साहब से कहा हो कि हमें धमाका कर देना चाहिए? तो अगर आपने कहा तो उनका क्या रिस्पांस था? हमारी तो रेगुलर मीटिंग होती थी, बहुत रेगुलर। देखिए, जब तक गुलाम साहब थे तो गवर्नर सदर में होती थी, क्योंकि हेड थे वो प्रोग्राम के। जो भी हुकूमत आई, बेनज़ीर की आई, नवाज शरीफ की आई, उन्होंने उन्हीं को प्रोग्राम का हेड रखा। जब बेनज़ीर आई सेकंड टाइम, तो जनरल वहीद कार्टर ने, उन्हें शक हुआ कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि उन्होंने वो खालिस्तान वगैरह की जो लिस्ट थी जो मशहूर है कि जिन्होंने हिंदुस्तान को दे दी थी, तो उस वजह से उनको रिस्क का ख़तरा हुआ कि सिक्योरिटी रिस्क है और मुमकिन है कि अमेरिका वगैरह को ना बताएं वो। तो फिर जनरल वहीद ने पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने अंडर कर लिया। ठीक, तो उस वक्त से फिर ये फौज के अंडर में। ठीक, आपके दायरा अख्तियार से निकल गया? हाँ नहीं, बस वो सुपरविजन करते थे, हम तो इंचार्ज तो मैं ही था ना। ठीक है, हम तो वही काम करते थे जो हमसे कहा जाता था। हमारा काम था न्यूक्लियर वेपन बनाना, हम बनाते जाते थे, उनके हवाले करते जाते थे। अच्छा ये बताइए, ये अमूमन कहा जाता है कि अमेरिकन की कोशिश थी कि वो हमारे न्यूक्लियर पावर के प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल हो जाए और जाके प्लांट में देखेंगे क्या सूरत हाल है, और उसमें कुछ सियासतदान भी थे जो अमेरिकन को सपोर्ट कर रहे थे उस वक्त, और उनकी भी ख्वाहिश थी कि दरवाजे खोल दिया जाए और अगर एग्जामिनेशन हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने को याद कीजिए और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के वक्त को याद कीजिए, क्या उस दौरान इस किस्म की मूवमेंट हुई थी? नहीं, अमेरिकन तो हमेशा कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो है ना, ये हमेशा वो जो कहते हैं ना, बाद में वाइज होते हैं। जब कोई चीज़ सब चीज़ हो चुकी होती तो फिर कहते हैं हमें सब पता था। हकीकत ये कि इनको रत्ती बराबरी पता नहीं था हमारे प्रोग्राम का, कि हमने किस वक्त बम बना लिए, क्या क्या कर रहे हैं। ये आज तक हमारा कोई सामान भी नहीं रोक सके, इनको कतई इत्तला नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई गद्दार नहीं था। तो ये सब झूठ है और कि ये कहना पता, क्योंकि मुझे अभी तक याद है कि जनरल
जो अशरफ काजी थे, DGI जहांगीर अशरफ काजी, तो उन्होंने एक दिन मुझे फ़ोन किया, या था बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो आके चाय पी लें। तो मैं गया तो उन्होंने कहा कि ख़त रखा था उनके पास, कि जो CAA के यहाँ हेड था उसने इनको ख़त लिखा था कि जी हमें पता लग गया है कि अब आपने अभी रेड लाइन क्रॉस कर लिया। रेड लाइन का उनका मतलब ये था कि आपने 20% से ज़्यादा बढ़ा लिया है, और ये कि अब आप उसमें दाखिल रहें, और हमारे पास एक एजेंट है जो हमने ख़रीद लिया है कऊटे में, मेटलर्जी में, जिसने हमें ये बात बताई है। तो मैंने मुस्कुरा के उनसे कहा कि बात उनके पास कोई 8 साल बाद नहीं पहुंची, क्योंकि रेड लाइन तो क्रॉस कर चुके थे हम 82 में, ठीक है, 83 में तो हम बना रहे थे। तो ये बात 20% के बजाय 97% पे चले गए थे आप, 96% पे हम गए थे। तो इसका मतलब ये था कि अमेरिकन को इंफॉर्मेशन उतनी नहीं थी। नहीं, झूठ बोलते हैं। आप 28 मई 1998 में चले जाएं और उस वक्त को देखें जब पाकिस्तान एटमी धमाका कर रहा था और हम न्यूक्लियर पावर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो उस वक्त यूं महसूस होता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के खिलाफ कोई कैंपेन की जा रही है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें पाकिस्तान को प्राइड भी मिला, उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का इतना हिस्सा नहीं था। डॉक्टर साहब, आप महसूस करते हैं कि आपके खिलाफ उस वक्त एक कैंपेन हो रही थी और कौन कर रहा था? देखिए, मैं आपको बताऊँ, बात खुली लगेगी बुरी लगेगी। मैं महाजर था, मैं न एचिशियन था, न मैं रावियन था, ना मैं जाट था, ना ये था, ना वो था। तो लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से कबूल नहीं किया। सिर्फ कबूल इसलिए किया जो मोहब्बत है लोगों की, मैंने ये काम किया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया, वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों। और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर हाथ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। तो ये सब जो बातें हैं, मुझे परवंदी मुझे सिर्फ यही है कि शायद ये इस वजह से हुआ कि मैं सन ऑफ द साइल नहीं था, मेरी इनसे कुर्बत नहीं थी, मैं मुँह फट आदमी हूँ, मैंने खुशामद करके ये कोई पोजीशन हासिल नहीं की थी। मैंने तो जब देखा मैं बाहर तक बहुत अच्छी पोजीशन पे था, आला मेरा मुस्तकबिल था, जब मुल्क को ज़रूरत पेश आई और मैं ये काम कर सकता था, मैंने खुदगर्जी का इजहार नहीं किया। मैंने ये नहीं सोचा कि जी मैं यहीं बैठूँ, मुझे क्या पड़ी है, यहीं से बैठ के थोड़ी सी मदद कर दो, कागज़ भेज दो, करते हैं तो करें वरना जहन्नम में जाएं। नहीं, हमने अपनी कश्तियाँ जला दी, यहीं आ गए और उसके बाद हम कहीं नहीं गए। मैं थोड़ा सा डिसएग्री आपसे करूंगा कि पाकिस्तान में 18 करोड़ लोग हैं और उसमें बहुत लोग नोटेबल भी हैं, 50 लाख के करीब ऐसे लोग होंगे जिनको इस पूरी कौम में जाना जाता है, पहचाना जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, इस 18 करोड़ लोगों में मौसम पाकिस्तान सिर्फ एक ही है और इस मुल्क का हर शख्स, वो बच्चा हो या बूढ़ा हो, आपका एहतराम करता है और उसने कभी ये नहीं सोचा एहतराम करते हुए कि आप महाजर हैं या आप पश्तून नहीं हैं या पंजाबी नहीं हैं। आपको पाकिस्तान समझा जाता है, आप बेसिकली पाकिस्तान की तौकीर भी हैं और पाकिस्तान की इज्जत भी हैं, और जब तक ये मुल्क रहेगा आपका नाम रहेगा। डॉक्टर साहब, तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये तो आपने सही कहा कि जो हमें जो सुकून है, जो हमारा ज़मीर मुतमईन, वो यही है कि दो चीज़ें। एक ये कि मैंने जो अपना फ़र्ज़ अदा करना था, ड्यूटी कर सकता था, मैंने अदा कर दिया और अल्लाह ताला ने रहनुमाई फरमाई, उसमें कामयाबी हासिल हुई। दूसरी कि जो अवाम की मोहब्बत है, आप उसमें 2-4 हज़ार निकाल दीजिए, लेकिन पूरा मुल्क जो है वो मोहब्बत करता है। मुझे पता है, उसका इजहार होता है जब मैं बाहर निकलता हूँ, कहीं बाजार चला जाऊँ, कहीं भी चला जाऊँ, वो मोहब्बत मुझे। लेकिन हुक्मरान तबका जो है वो उनके लिए मैं ख़तरा हूँ, समझे, क्योंकि मैं मुँह फट आदमी हूँ, मैं गलतियों की तरफ इशारा कर देता हूँ, मैं टोंक देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ नौकरी ढूंढने नहीं आया था, मैं खुशामद करने नहीं आया था कि मुझे किसी किस्म का ओहदा मिल जाए या मैं कहीं ऊपर चढ़ जाऊँ या मुझे ज़मीन मिल जाए। तो मैंने इसलिए इस पूरे अरसे में, 25 साल के अरसे में, 1 गज ज़मीन नहीं ली, 1 रुपया नहीं लिया। और जब मैं रिटायर हुआ 25 साल की सर्विस के बाद, तो मेरी पेंशन थी 4,467 रुपये। आज कितनी है? 25 साल के बाद इस वक्त 25,000 है। अच्छा, आपको क्यों दूर रखा जा रहा था उस मोमेंट से, उस तकरीब से, उस वक्त से जब पाकिस्तान को प्राइड मिल रहा था 28 मई 1998 को? ये कोशिश की जा रही थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को पिक्चर में नहीं होना चाहिए, और क्योंकि हमारे ताल्लुकात नहीं थे ना हमारे घरेलू ताल्लुकात थे, न हम ज़ुबान बोलते थे इनकी। हम तो जो जब से आए हैं वही उर्दू बोल रहे हैं, जो जिस तरह बोलते हैं। तो इसके अलावा और क्या रीज़न हो सकता है? मैंने जो दे सकता था मुल्क को दिया ना, किसी और ने तो नहीं दिया। आप चागी गए थे, आप चागी गए थे उस वक्त? गए थे, चागी गए थे। मियां नवाज़ साहब आपको लेके गए थे साथ? नहीं, ये नहीं चाहिए, तो बाद में आए जी, बहुत ये जो दिखा रहे हैं ये तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद आए थे। ठीक है, ये उस वक्त नहीं थे? नहीं। जब पहले हमारी टीमें चली गई थी, अटॉर्नी कमीशन की टीम और मेरी टीम, उन्होंने सब तैयारी मुकम्मल ली थी। तो जिस दिन धमाका होना था उस दिन सुबह डॉक्टर अशफाक और मैं स्पेशल प्लेन से गए थे। हम दलबंदी उतरे, वहाँ हेलीकॉप्टर से हमें वहाँ ले जाया गया। जनरल जुल्फ़िकार अली खान
उस वहाँ पर इंचार्ज थे पूरे अरेंजमेंट के। तो हम वहाँ साइड पे पहुँचे, तब इंतज़ाम हुआ, देख लिया, हम लोग बैठ गए। और जब धमाका हुआ तो सबसे पहले मैंने ही सबको मुबारकबाद दी, क्योंकि लोग पहाड़ी की तरफ देख रहे थे, वो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जो येलो हुआ है ना, इसमें टाइम, क्योंकि सबसे पहले ज़मीन हिलती है, जलजला आता है। तो हम इस तरह कुर्सी पे बैठे थे, तो पैरों के पीछे ज़मीन हिली ना जैसे ही, तो मैंने फौरी मुबारकबाद दी। तो लोग देखने लगे इधर उधर, मुबारकबाद का इतना, उसके बाद वो फिर पहाड़ी का थोड़ा सा हुआ। अच्छा, ये फैसला कब हुआ था कि हमने एटमी पावर बनना है और आपने एटम बम चलाना है, धमाका करना है? ये किस तारीख को फैसला हुआ, किसने कन्वे किया? हिंदुस्तान ने 11 और 13 को धमाके किए। अच्छा, मियां साहब 11 के बाद उधर वहाँ थे काजाकिस्तान में, अलमाती में, तो वहाँ से सईद मेहंदी साहब का फ़ोन आया, तो कि जी वो इन्होंने किया, तो हम क्या करें? मैंने कहा जी तैयारी तो इधर ही है, हो सकते हैं यहाँ भी। तो आए तो 13 तारीख को DCC की मीटिंग हुई, जिसमें मैं शरीक था, गुर अयूब साहब थे, और तीनों सर्विसेज चीफ थे, और अनवर जाहिद साहब थे, सईद मेहंदी साहब थे, चौधरी शुजात थे, तो ये लोग सब लोग थे। ये फैसला किया कि क्या किया जाए, तो वो कि कर सकते हैं तो उनको ज़रा देखें कि वर्ल्ड का रिएक्शन क्या होता है। तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ साहब। तो उसके बाद फिर 15 को सेकेंड मीटिंग हुई, तो 15 की मीटिंग में फिर हमने यही सब फैसला किया कि जब भी कुछ नहीं हुआ, तो उसमें इसरार यही था, गौर अयूब साहब का, अनवर जाहिद साहब का, शमशाद अहमद खान साहब का फॉरेन सेक्रेटरी थे, मेरा, हम 4 जो थे, हमने बहुत सख्ती से, यानी कि ये ज़ोर से इंसिस्ट किया कि ये होना चाहिए, अगर इस वक्त नहीं किया तो फिर ज़िंदगी भर पाकिस्तान नहीं कर सकेगा। तो मगरबी ममालिक जो हैं वो फिर आपको कोर्स कर लेती हैं, खिला पिला लेती हैं, ख़रीद लेती हैं हमारे लीडरों को। तो अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर भी बात ढीली पड़ गई। और फिर मुझे 5 दिन 6 दिन के बाद पता लगा कि बहुत सी लॉबीज जो हैं वो मियां साहब को तकरीबन कन्विंस कर रही हैं कि जी ना करें, हमें बड़ी मदद मिलेगी। जो गौर अयूब साहब ने बयान दिया था ना कि मैं बैठा था, उन्होंने आगे कहा, क्या नाम है, शहबाज शरीफ साहब ने, कि मियां साहब बात कर रहे हैं क्लिंटन से, अगर अच्छा पैकेज मिल गया तो हम नहीं करेंगे। तो इसकी उनकी बातों का तो मियां नवाज साहब नहीं चाहते थे एटमी धमाका। जो लोगों से सुना जो था, जो गौर अयूब साहब ने, वो हमारा भी जो अंदाजा था वो यही था कि हिचकिचा रहे थे। अब्दुल कदीर साहब ने इंकशाफ किया कि मियां नवाज साहब शायद एटमी धमाके नहीं करना चाहते थे। इनका ये कहना था कि वो हिचकिचा रहे थे। क्यों हिचकिचा रहे थे? देखिए, जो लोग हैं ना वो डूम्सडे के सिनेरियो पेश कर रहे थे, जो उनके माशी मुशीर थे वगैरह वगैरह, तो वही कह रहे थे कि हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाएंगी और हम तबाह हो जाएंगे। हालांकि आपको याद होगा कि 71 है, तो जब तक 79 तक हमारी इकोनॉमिक एड बंद थी, अमेरिका ने बंद की हुई थी, उस रोज भी हम नहीं मरे, आज से हम 1000 दर्जे बेहतर थे। उसके बाद 91 से तो 2000 तक हमारी एड बंद रही, यानी 2001 तक उस वक्त भी हम भूखे नहीं मरे, और आज से 1000 दर्जे बेहतर थे। तो ये जो होता है ना, जो लोगों के मफाद होते हैं, जानना होता है, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ इनके मफादात होते हैं, यहाँ से जब फारग होते हैं तो वहाँ नौकरियाँ मिलती हैं। तो ये वो लोग थे जो कि उनको कन्विंस कर रहे थे। और जब ये घेर में किसी को, उनमें सबसे बड़ा कौन सा कोई शख्स आपके ज़हन में हो? मैं नाम नहीं चाहता, बुरा मानेंगे फिर मेरे तारीफ। अभी तो इतने दुश्मन अभी और उसमें एक और सही क्या फर्क पड़ता है? तो कोई एक शख्स जो फाइनेंस के जो लोग थे, खासतौर से वो फाइनेंस के कौन थे उस वक्त? फाइनेंस के जो भी इंचार्ज थे, सत्ताज अजीज साहब थे उस वक्त। बिल्कुल थे, यानी सत्ताज अजीज साहब रोकना चाहते थे उनको। बिल्कुल। देखिए, इन्हीं लोगों के मशवरे से मियां साहब ने जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया, जो फॉरेन अकाउंट्स है वो के बंद कर दिए, ये एक तरह का गबन था, जिसको हम कहते हैं खाइन। इसका मतलब सत्ताज अजीज साहब की ख्वाहिश ये थी कि धमाका ना हो, ताकि हमें बाहर से इमदाद मिल जाए और पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो जाए। जी जी। अच्छा, फिर ये कैसे फैसला कर लिया मियां साहब ने इतने प्रेशर के बावजूद? देखिए, 2 चीजें थी। अगर मैं कहूँ, एक तो ये कि मैंने फिर जब मुझे पता लगा तो मैंने एक खत लिखा था जो थोड़ा सख्त था, जिसमें मैंने अर्ज किया था मेरे हिसाब से कि अगर आपने नहीं किया तो कौम कभी आपको माफ़ नहीं करेगी, आपको एक बुज़दिल वज़ीर-ए-आज़म तस्वुर करेगी, पाकिस्तान का हमदर्द तस्वुर नहीं करेगी। और दूसरी कि हम लोग जो हैं साइंस इंजीनियर, हमें प्रेस के पास जाना पड़ेगा, हम बता देंगे कि कब से हमारे पास तैयार रखे हैं, और हमने आपको फेल नहीं किया बल्कि सियासी हुक्मरानों ने आपको फेल किया है। एक तो ये बात थी। जब उसी दिन जब मैंने ख़त भेजा तो जफ़र साहब तशरीफ़ लाए, इसम जफ़र, उन्होंने अपनी किताब में हवाला भी दिया है, तो उन्होंने पढ़ के पूरी कहा कि आपने भेज दिया। मैं भेजूँगी, तो बहुत सख्त है। मैंने कहा सख्त का हकीकत है, इस वक्त मुल्क के मफाद का और सलामती का मामला है, तो कोई इसमें किसी किस्म की बदतमीज़ी तो नहीं है। तो उन्होंने कहा अगर ये ख़त चला गया है तो अब 1 हफ्ते में हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुई कि मीटिंग हुई, जर्नलिस्ट वगैरह को बहुत सारों को बुलाया गया, तो वहाँ भी मियां साहब ने पूछा। उसमें मजीद नामी साहब ने कह दिया, बहुत से जर्नलिस्ट थे
जो कि गालिबन पहले से जिन पर वर्क किया गया था, वो चाहते थे कि ना हो। ठीक। वो पहले से तैयार किया गया था। तो लेकिन मजीद निज़ामी साहब ने, वो आपको पता है मुहब्बे वतन है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपने धमाका नहीं किया तो कौम आपको धमाका कर देगी। तो उस समय साहब ने मजबूर होकर मजबूर है एक तरीके से। अच्छा, ये बताइएगा कि फर्ज कीजिए कि पाकिस्तान के अंदर खुदा न खास्ता एटमी हमला हो जाता है और हमें भी अपने हथियार इस्तेमाल करना पड़ते हैं, तो क्या हमारे पास कैपेसिटी है कि हम फौरी तौर पे हमले का जवाब दे सकें? हम कितनी देर में एटमी धमाका कर सकते हैं? नहीं, बहुत तेज़ी से हर चीज़ तैयार है और एसपीडी ने बड़ा एफिशिएंट और क्विक रिस्पांस का सेटअप कायम किया हुआ है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा करे तो फौरी बस हुकूमत की तरफ से इशारा काफ़ी है और एसपीडी जो है और जो उसके अंदर उसके साथ में लगे हुए हैं जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के नीचे स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्स कमांड, तो वो जो है वो फौरी रिएक्ट कर सकती है। और क्योंकि एक आम समझबूझ की बात है, ये कोई सीक्रेट आउट नहीं है कि आप सब चीज़ें डिस्पर्स करके रखते हैं और कभी भी कोई दुश्मन जो है तमाम सबको नहीं उड़ा सकता। मुख्तलिफ पार्ट्स में मुख्तलिफ जगहों पर हाँ, मुख्तलिफ जगहों पर आपने सब इकट्ठे करके उसको संभल करना और उसके बाद आपने नहीं, वो ऐसा नहीं होता। वेपन्स के पार्ट एक ही जगह होते हैं, उनको इकट्ठे कर कई जगह, मतलब इस जगह 10 वेपन्स रखें तो उनके पार्ट वहीं रखें, उधर 10 रखें, इधर रखें, इस तरह मिसाइल्स भी रखी हैं। तो आप बहुत जल्दी वेरी क्विकली आप उनको असेंबल करके, कितनी देर, 1 घंटे में हो सकता है? मैक्सिमम घंटा 2 घंटे में, 2 घंटे में हम जवाब दे सकते हैं। बहुत आसानी, इतनी स्पीड से दे सकते हैं, बहुत स्पीड से। और देखो ये है कि दुश्मन को पता है कि, और बात वहीं आ जाती है कि हमारा एक ही एडवर्सरी है। अब आप दोस्त कहें दुश्मन कहें, तो उसको भी पता है कि अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो उसका हर शहर जो है वो 1 बार 2 बार नहीं 10 बार बैक आउट कर दिया जाएगा, बड़े बड़े शहर जो हैं। अच्छा, हम कैसे जवाब दे सकते हैं? हम इसके लिए गोरी मिसाइल उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। F-16 का दौर तो बहुत पुराना हो गया जी, F-16 का दौर तो पुराना हो गया। अच्छा, F-16 के जरिए हम हमला ना कर सके, जवाब ना दे सके। गोरी जो है वो आपकी बैकबोन है, और कुछ और जो मिसाइल बनाई है क्रूज मिसाइल वगैरह शॉर्ट डिस्टेंस की वो, लेकिन गोरी जो है अभी भी आपके अटैकिंग फोर्स की बैकबोन है और वो वेपन ले जा सकती है और उसको इंटरसेप्ट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अच्छा, गोरी कहाँ तक मार कर सकता है? ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर। यानी आप समझे कि अगर फर्ज करें कि इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया के लास्ट कॉर्नर तक जा सकते हैं वो आप जो है वहाँ तक जा सकते हैं, ईस्ट तक, और यहाँ इधर मद्रास और बॉम्बे वगैरह सबको कवर कर सकते हैं। उसको कवर कर सकते हैं, जी हाँ, सिंध से और इधर पंजाब से उधर कवर कर सकते हैं। और गोरी को एक्टिव करने में हमें कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 2 घंटे। 2 घंटे। यानी अगर फर्ज कीजिए कि अगर हम अपना मिसाइल को एक्टिव करना हो तो 2 घंटे चाहिए, और अगर हमें अपने बम को एक्टिव करना हो तो साथ में इधर मिसाइल तैयार हो रही है, उधर वो है क्या नाम है। और अगर शॉर्ट डिस्टेंस हो तो आपके पास शाहीन है जो कि पहले से तैयार होती हैं, सॉलिड फ्यूल हैं तो वो पहले से तैयार हैं, उसमें 400-500 किलोमीटर तक वो कवर कर लेती हैं आसानी से, दिल्ली वगैरह। ठीक, आखिरी सवाल आपसे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान इन एटमी धमाकों के बाद, या आपका जो कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, उसके बाद पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और मुकम्मल अभी अमेरिका का तो मुकाबला नहीं कर सकते या फ्रांस का, इंग्लैंड का, लेकिन ये जो हमारे लिए है, हमें तो हिंदुस्तान से अपने आप को बचाना था ना, उसी ने हमें तोड़ा, तो हिंदुस्तान से तो बिल्कुल सेफ है। और देखिए लोग बहुत सारे कहते हैं हिंदुस्तानी इतने बेवकूफ़ नहीं है। वो जो मुशर्रफ ने कहा था ना कि जी अगर हम अमेरिका कह नहीं मानते तो हिंदुस्तानी यहाँ आ जाते और मदद करते अफगानिस्तान, तो वो जहालत की बात थी। अब इंडिया की अफगानिस्तान से कोई बॉर्डर नहीं है, ना ही इंडियन हवाई जहाज उनकी मदद कर सकते थे और ना ही इंडियन आर्मी यहाँ से गुजर सकती थी। इंडिया को पता है कि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई जारहियत की तो 5-10 मिनट के अंदर उसके बड़े बड़े शहर उड़ जाते। तो ये बिल्कुल झूठा था। तो आपके बाद, आपके अलावा आप किसको क्रेडिट देते हैं कि उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया? देखिए जो सपोर्टिंग है वो, एक तो मेरी टीम माशाल्लाह सब ने बहुत बढ़ के साथ दिया, सब मुझे वतन से कॉम्पिटेंट है और हर एक ने जिस तरह घर बनता है ना, तो प्लम्बर भी होता है और मेसन भी होता है और इलेक्ट्रिशियन भी होता है, ये समझ लीजिए कि सभी थे। लेकिन इंजीनियर तो एक ही होता है ना, आर्किटेक्ट, तो वो गाइडेंस तो मेरी थी, मैं ही लीडर था। खुदा न खास्ता फेल होता तो मेरी गर्दन जाती और कामयाबी हुई तो मेरे सर चेहरा बंद जा रहा है। तो ये, लेकिन जो पूरी सपोर्ट मिली अनफ्लिंचिंग, और अगर उनकी सपोर्ट नहीं तो मेरा शादी प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता। वो थे गुलाम शाह साहब। गुलाम शाह साहब नहायत मुहिब वतन, नहायत कॉम्पिटेंट इंसान थे और बेहद मुखलिस
और उन्होंने इस तरीके से हमें सपोर्ट किया और एक्चुअली हमें प्रोटेक्शन दी, क्योंकि दुश्मनियाँ बहुत थे, बहुत से एजेंट गैर ममालिक के जो कि हमें सबुटाज करना चाह रहे थे, लेकिन गुलाम साहब ने हमेशा सपोर्ट किया और हमें बचाए रखा इन तमाम शैतानों से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौसत आपने डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की गुफ्तगू सुनी। 28 मई 1998 एक ऐसा दिन है कि जिसमें पाकिस्तान ने प्राइड फील किया। हम उससे पहले परेशान भी थे अपनी हिफाजत के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के कंट्रीब्यूशन से पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना, और मैं प्रोग्राम के दरमियान भी कह चुका हूँ कि जब तक ये मुल्क सलामत है, हम सब या हमारी नस्लें सलामत हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का एहसान हमारी गर्दन पर रहेगा और हमेशा कौम इनको सल्यूट करती रहेगी। मेरी तरफ से सल्यूट कबूल करें। और ये 18 करोड़ लोग आपके साथ हैं। पाकिस्तान का इंटरव्यू देखा, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है इस अजीम इंसान के जनाजे में मुल्क का कोई बड़ा ओहदेदार मौजूद नहीं था। न सदर, ना वजीर आजम, ना अपोजिशन लीडर और ना ही सर्विसेज चीफ। क्या कौमें इस तरह अपने मोशरों को रुखसत किया करती हैं? नासा ने 4 अक्टूबर को वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को अपने खत में तहरीर किया था। मुझे खुशी है मेरे सूबे के वजीर आला ने मुझे याद रखा। इनका कहना था, ऐसा लगता है वजीर आजम और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वुज़रा आला मेरे मरने की अच्छी खबर सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इन अल्फाज के बाद मजीद किसी लफ्ज की जरूरत नहीं रहती। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ताला